हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 11 के हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को ऑलरेडी कवर कर दिया। आज हम चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि समाज शास्त्र का जन्म कब हुआ था। 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, पश्चिमी यूरोप में हुआ था। करेक्ट है। आज हम ये देखेंगे कि आखिर समाज शास्त्र को हम कैसे, इसका अभ्युदय कब शुरू हुआ था, कब से हम ये कैसे समझें हम कि ये समाज को हमको समझना है तो हम समझें कैसे। ठीक है, तो उसमें 3 क्रांतिकारी परिवर्तन को हम पहले देखेंगे, ज्ञानोदय, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति को। और इनको समझने के लिए हम 3 शास्त्रीय परंपरा जिन्होंने नींव रखी थी, ऐसे 3 हम समाज शास्त्रियों को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स और एमिल दुर्कheim और मैक्स वेबर को। ठीक है, और इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई ये आधुनिक समाज में भी प्रासंगिक है। उस वक्त में इन्होंने शास्त्रीय परंपरा की नींव रखी थी। करेक्ट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ज्ञानोदय से हम शुरुआत करते हैं कि ज्ञानोदय क्या चीज है, कैसे है। ज्ञानोदय क्या था कि 17वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में ना एक नई सोच डेवलप हो रही थी। इनका दृष्टिकोण चेंज हो रहा था, मौलिक हो रहा था। पहले क्या होता था कि वहां के जो मनुष्य थे या समाज था, वो किसी न तरीके के राजनीतिक, राजकीय संस्थाएं या वो चीजें जैसी सोच या धार्मिक संस्थाएं, जागीरी संस्थाएं जो सोच होती थी वो उस पर कार्य करती थी, एक सामूहिकता पर कार्य करती थी ना। अब क्या है कि एक विवेक का युग आ गया था भाई। अब ना लोग विवेक से काम कर रहे थे, अब आलोचनात्मक ढंग आ गया था। अब उन्हें पता था कि क्या सही है क्या गलत है। मनुष्य खुद को बदल रहा था, मनुष्य एक व्यक्ति हो रहा था। ठीक है, मनुष्य ही अब ज्ञान का उत्पादक भी हो गया था और वही उपभोक्ता भी बनता जा रहा था। उनका कहना था कि विवेकपूर्ण विचार अब जिनके पास है ना, सिर्फ वही पूर्ण मनुष्य है, बाकी सब अब आदिम मानव बर्बर हो गए थे। ऐसी तरीके की सोच को ये लेकर के चल रहे थे। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था कि मानव समाज जो है ना वो मनुष्य के द्वारा ही बनाया जा रहा था। तो किसी ना किसी तरह का कोई युक्ति संगत विश्लेषण भी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। कोई तो विश्लेषण के सहारे ही तो एक समाज में लोग दूसरे समाज को समझ पाते हैं ना। तो क्या हो रहा था कि मानव जगत की जो प्रकृति थी, मानव जगत जो पहले क्या था कि वो धर्म पे या संप्रदाय या देवी देवताएं, इनके महत्वों को समझता था, है ना। इनके बेसिस पे समझता था कि समाज को कैसे कार्य करता है या कैसे कार्य करना है। अब लेकिन क्या हो रहा था, ना तो वो धर्म को देख रहा था, ना देवी देवताओं को देख रहा था, ना ही संप्रदाय को देख रहा था, प्रकृति को देख रहा था। अब वो यथार्थ, ज्ञानोदय का जब आ गया, जब ज्ञानोदय हुआ, अब वो यथार्थ के रूप में चल रहा था। अब क्या था, वैज्ञानिक सोच आ गई, अब मानवतावादी सोच आ गई, अब निरपेक्षता आ गया, मानव जगत बदल रहा था। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि ज्ञानोदय बहुत इंपॉर्टेंट होता था समाज को चेंज करने में। फ्रांसीसी क्रांति, ये इसने कैसे समाज को चेंज किया? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। क्या हुआ कि पहले जो है ना शोषण बहुत ज्यादा था। धार्मिक संस्थाएं या फिर किसी तरह के कोई जागीरदार थे, ये लोगों का शोषण करते थे, है ना। लेकिन और राजकीय कानून होते थे जिनको लोग फॉलो करते थे। अब वो सब हट करके राजनीतिक संप्रभुता आ रही थी। अब क्या हो रहा था कि मानवाधिकार घोषणा पत्र आ गया कि नहीं भाई, नागरिक समानता होनी चाहिए। जनजात अधिकार जो था, इस पे प्रश्न उठने लगा, लोग उठाने लगे। ठीक है, इसने जो है ना व्यक्ति की जो धार्मिक और जागीरदारी संस्थाओं के जो अत्याचार है ना, उससे मुक्त कर दिया। क्योंकि जो पहले जो फ्रांस की क्रांति में पहले हुआ करते थे, अब जो सिद्धांत आ गया है समता, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रांस से हमने इसको ऑप्ट किया है। करेक्ट है। तो ये क्या था कि भाई अब जो है ना गणतंत्र में स्वतंत्रता की बात आ गई, यानी हक की बात आ गई, अधिकार की बात आ गई, निजी स्वतंत्रता की बात आ गई, राजकीय कानून की दखल नहीं रह गई। ठीक है, कानून और राजकीय संस्थाओं के समक्ष समानता की बात आ गई। अब क्या हो रहा था कि जो धर्म है, जो मतलब धर्म और परिवार जो पहले के टाइम पे ना सामाजिक हुआ करते थे, है ना, परिवार सार्वजनिक था, धार्मिक राजनीतिक संस्थाएं मिलकर कार्य करती थी, और शिक्षा जो था वो व्यक्तिगत था। लेकिन अब इसका उल्टा हो गया। अब क्या हुआ कि धार्मिक और वो जो धर्म और परिवार थे वो घरेलू हो गए। ठीक है, अब वो घरेलू हो गए हैं, लेकिन जो शिक्षा है ना वो सार्वजनिक हो गई है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि किसान जो सर्फ होते थे, बंधक या मजदूर या कृषिदार दास हैं, उनको जागीरदारों से मुक्ति मिल गई, इनको करों से मुक्ति मिल गई जो ये दिया करते थे संस्थान और इन सबको। ठीक है, औद्योगिक क्रांति, भाई इन सबको समाज में कैसे प्रभाव पड़ रहा था ना, अभी आपको अपने आप ही समझ आएगा। औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक क्रांति हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है समाज को समझने के लिए, क्योंकि इसका पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा था, ना कि सिर्फ यूरोप में पड़ा था। कैसे? देखिए, ये जब 18वीं, क्योंकि
18वीं के उत्तरार्ध में और 19वीं के शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ। दो पहलू थे इसके, टेक्नोलॉजी आया उत्पादन में, श्रम व बाजार को एक नया ढंग मिल गया। ठीक है, कैसे भाई, अब डिमांड और सप्लाई पे ये फोकस करने लगे। इन्होंने टेक्नोलॉजी यानी नई नई मशीनें आ गई, आप जानते हैं। तो ये मशीनें पहले जब वहां यूरोप में शुरू हुई, इसने पूरे विश्व में प्रभाव डाला। कैसे डाला, जैसे जैसे नई मशीन, एक स्पिनिंग जननी थी जो सूत काटती थी, करेक्ट है, ऊर्जा के नए स्रोत थे जो भाप चलने वाले जो इंजन बने, इसने क्या किया, पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाया। ये क्या करते थे कि विश्व से कच्चा माल लेकर आते थे, अपना प्रोडक्शन करते थे, बनाते थे, फिर उस प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में बेचते थे महंगे दाम पर। ठीक है, हम जानते हैं कि इंडिया के कॉलोनियल सिस्टम जब था तो इंडिया में भी यही हो रहा था, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इंडिया का हथकरघा उद्योग ठप पड़ने लगा, है ना, यानी कि पूरे विश्व में इसका प्रभुत्व पड़ रहा था। और ये भाप चलने वाले इंजन जब यहाँ पे इनकी खोज हो गई तो क्या हुआ, हमारे यहाँ भी वो प्रयोग, जब कॉलोनियल सिस्टम था तो 1853 में हमारे यहाँ भी उस चीजों का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि समाज में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, समाज में कैसे परिवर्तन हो रहा था, पहले ग्रामीण ग्रामीण में रह रहे थे, शहर शहर में रह रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि ग्रामीण शहरों की तरफ रोजगार के लिए भागने लगे। स्त्री पुरुष ही नहीं, बच्चे भी, ये देखिए, बच्चे भी खतरनाक तरीके से परिस्थितियों में काम करने लगे इस औद्योगिक क्रांति के दौरान। अमीर गरीब जो दोनों थे, दोनों अब शहर में रहने लगे, लेकिन गरीब कहाँ, झुग्गी झोपड़ी में रहने को विवश हो गया। ठीक है, राजतंत्र जो पहले क्या था, कर वसूल करती थी, अधिकार जताती थी और बहुत सारे कानून और चीजों को अलग तरीके से लाती थी, थोपती थी, है ना। अब क्या है, उसका फोकस मेन क्या हो गया, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण, व्यवसायियों पर नियंत्रण, उनका विकास, उनके लिए कानून बनाना, एक अलग तरीके से डेवलपमेंट होने लगा। अब क्या हुआ कि इन नए नए जिम्मेदारी भाई राजतंत्र के पास आ गई, तो उसके लिए क्या हुआ, इनको नए ज्ञान की जरूरत थी, सामाजिक विज्ञान की जरूरत थी, वैज्ञानिक सूचनाओं की जरूरत थी, ऐसे समाज शास्त्रियों की जरूरत थी जो इस चीज को समझ सके और लोगों को समझा सके, ताकि हम समाज को ठीक से समझ सके, उनके लिए आगे क्या कार्य होना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन काम आए, कार्ल मार्क्स जी, मैक्स वेबर और दुर्खाइम जी आए मेन। यहाँ पे आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, समाज को समझने के लिए तीनों ने अलग अलग बातें कही है बच्चों। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं 1818 और 1883 के बीच में इनका जन्म मृत्यु का बीच का समय है। ये जर्मनी के निवासी थे। क्रांतिकारी राजनीतिक विचार इनके इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस तीनों से इनको निष्कासित कर दिया गया था। अधिकतम समय इन्होंने ब्रिटेन में बिताया। ठीक है, ये एक सामाजिक चिंतक थे, सामाजिक समाजवाद पे ये बल देते थे। ये पूंजीवाद की व्यवस्था की पूरी आलोचना करते थे। ये कहते थे, आलोचना तो भले ये करते थे, लेकिन ये पूंजीवाद को मानव इतिहास में एक आवश्यक और प्रगतिशील भी मानते थे। ये मानते थे कि पूंजीवाद को आना जरूरी है, क्योंकि जब वो आएगा ना, उसी के बाद में सर्वहारा जो शोषित वर्ग है ना, वो कस के आवाज उठाएगा और प्रभावशाली वर्गों को उखाड़ फेंकेगा, है ना, और समाजवाद आ जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट मानते थे कि इसको आना भी जरूरी है, लेकिन ये कहते थे कि समाजवाद होना चाहिए और पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना शोषण होता है। और पूंजीवाद समाज में क्या कहते हैं कि अलगाव की स्थिति आती है, शक्ति का स्थानांतरण होता है। अलगाव की स्थिति कैसे आती है, बहुत आसानी शब्दों में समझेंगे। जैसे कि एक कारीगर है, ठीक है, किसी भी रूप में आप देखते हैं, एक मान लो कोई प्रशिक्षित पूरी बढ़िया तरीके का दस्तकार है, ठीक है, अपने श्रम पे पूरा उसका नियंत्रण होता था पहले, ठीक है, अपना जो भी काम करता था उसका उस पर नियंत्रण होता था। लेकिन अब क्या है, कारखानों में जब वही कोई मजदूर है, जब काम करने जाता है तो उसका जो दिनचर्या है ना, वो भी उसका मैनेजर डिसाइड करता है, करेक्ट है। तो यानी उसका खुद पर से ही अधिकार, नियंत्रण कम हो गया, वो खुद से ही अलग हो रहा है ना। वो आजाद तो है कि वो शहर में है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग लोगों पे निर्भर हो सकता है, उससे काम पैसे देके करा सकता है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से उसका खुद पे ही नियंत्रण नहीं है ना। इस एग्जाम्पल में कारखाने में जाके तो अलगाव की स्थिति में तो वो आ रहा है ना, उसकी शक्ति का स्थानांतरण तो हो रहा है ना, कई जगह वो डिपेंडेंट तो हो रहा है ना, तो वो चीज यहाँ पे कह रहे हैं। और मार्क्स का क्या कहना था, देखिए क्या कहते थे कि व्यक्ति की सोच और विकास जो है ना, उसको उसके अर्थव्यवस्था ने जन्म दिया है, जिसका वो हिस्सा है, ठीक है। यानी कि जो भी वो सोच रहे हैं ना, आपका भौतिक जीवन उस चीज को बताएगा कि आपकी सोच और आपका विश्वास किस तरीके का होगा, ये कह रहे हैं। ये भी कहते हैं इसके साथ में, अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि वो उसका वर्ग जो है ना, वो ये इस बात पे डिसाइड नहीं करेगा कि आपका धर्म क्या है, भाषा क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, बल्कि आपकी जो उत्पादन प्रक्रिया है ना, वो बताएगी कि आपका वर्ग क्या है।
इनका ये कहने का मतलब है, इनका वर्ग थोड़ा डिफरेंट मानते हैं। ये ना वर्ग को कोई कास्टिज्म पे नहीं डिपेंडेंट रखते हैं, ये उसको उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ते हैं, यानी आप जितना उत्पादन करेंगे ना आप उस वर्ग में हैं। ठीक है, आपकी उत्पादन शक्ति आपका वर्ग बताएगी। जैसे कि मान लो एक दो बिजनेसमैन है, एक अग्रवाल बंदा है और एक ठाकुर है, ठीक है, या एक हिंदू है या एक मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन क्या उन दोनों के हित समान है? क्या उनके उद्देश्य समान है? क्योंकि भाई वो बिजनेसमैन है, दोनों ही प्रॉफिट चाहते हैं, दोनों ही उठना बैठना अच्छे से चाहते हैं। अगर वो दोनों एलिट क्लास के हैं तो कहीं ना कहीं वो दोनों ही लग्जरी लाइफ को भी जी रहे हैं, या नहीं भी जी रहे हैं, तो दोनों के कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हित और उद्देश्य हैं जो समानता में टकरा रहे होंगे, है ना। तो ये वो चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे धर्म और भाषा राष्ट्रीयता नहीं देखी जाएगी, यहाँ पे आपको उत्पादन देखा जा रहा है। यानी कि आप अगर बिजनेस क्लास हैं तो आपका सेम होगा, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आप सेम हैं, आप किसान वर्ग हैं तो आप सेम हैं, आप मजदूर वर्ग हैं तो आप सेम हैं, ठीक है, तो आप प्रभावशाली वर्ग हैं तो आप सेम हैं। तो वर्ग इस तरीके से डिफाइन होगा, ना कि समाज भाषा राष्ट्रीयता पर। ठीक है, करेक्ट है, आपको क्लियर है ये बात। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब जो भी शोषण वर्ग है या शोषित वर्ग है, ठीक है, वो अगर आपस में संघर्ष कर रहे हैं तो क्या वो खुद ही करने लगते हैं? नहीं भाई, वो खुद ही थोड़ी नहीं लड़ाई करते हैं, आप ही हैं। किसी के लिए अगर कोई आपसे कुछ जेलस कर रहा है या नहीं जेलस कर रहा है, दो लोगों के बीच की बात है, अगर दो लोगों को एक ही चीज को पाना है तो क्या आप खुद से लड़ाई करने लगोगे? तब तक लड़ाई नहीं करोगे जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको उसको पाना है और क्यों पाना है, उसमें आपका कोई हित नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जब हित और चेतना आपको आएगी ना, तभी आप उसके लिए संघर्ष करोगे, यानी आपका वर्ग संघर्ष उसके लिए जन्म होगा। ये बात यहाँ पे कही है। उसके बाद हम देखते हैं एम एल दुर्खाइव जी, जो 1913 में पेरिस समाजशास्त्र के पहले भाई प्रोफेसर थे, है ना। इनकी मुख्य विशेषता क्या थी? नैतिक संहिताएं पे जन्म देते थे। देखिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम क्लैरिटी से समझिए। मार्क्स क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, पूंजीवाद को नकारते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, समाज को समझना है तो उनकी नैतिक संहिताओं को समझो कि उनके आचरण कैसे हैं व्यक्तिगत के, यानी वो बंधन, ये बंधन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने अगर अपने किसी को गाली दे दी, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने सुन लिया तो आपको एक चटाक से लगाया, नहीं लगाया अगर तो भी तो आप डर तो गए ना कि भाई पेरेंट्स ने सुन लिया चीजें, यानी आपको ये तो बंधन है ना कि आपको बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, आपके आचरण तो आपको बता रहे हैं ना। वही बोल रहे हैं कि ये आचरण ही नैतिक संहिताएं बताती हैं कि समाज कैसा है। ठीक है, नैतिक संहिताएं विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी। विशेष का क्या मतलब है? यहाँ पे कहने का मतलब है कि सबकी नैतिक संहिताएं अलग अलग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एक की नैतिक संहिताएं दूसरे की नैतिक संहिताएं बराबर हो। छोटा सा एग्जाम्पल बहुत क्विक लेंगे, जैसे कि किसी, आपने देखा होगा कि भारत के कुछ क्षेत्रों में आप वो करके बात करते हैं, चाहे वो बराबर वाले लोग हों या आपसे बड़े हों, जिनको भी आप रेस्पेक्ट करते हैं आप बुलाते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे तू या तुम करके भाषा करते हैं, दोनों ही लोग अपने आप में सही हैं, ठीक है, लेकिन वो दोनों क्षेत्र वाले लोग उस चीज को अगर हम आप वाली जगह पर हम किसी बड़े को तू कह के बात कर लें अपने पिता से अपने माता से, तो क्या हम सही उसको मानते हैं? नहीं मानते। तो यानी कि हर विशेष सामाजिक अवस्थाओं के अभिव्यक्ति में नैतिक संहिताएं डिफरेंट हो सकती हैं। करेक्ट है। और कह रहे हैं कि समाज शास्त्र की दो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे इनकी विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करती है। ठीक है, जैसे कि तथ्य कोई भी हो, जैसे सामूहिकता का जल स्तर, जीवन स्तर है, उनके पद सोपान क्रम है, या किसी तरह का कोई हायरार्की है, ये अलग अलग तथ्य हो सकते हैं और ये इनकी समाजशास्त्र की विषय वस्तु होती है। दूसरा ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों के तरीके से, ठीक है, उनके तरीके से ये अनुभाविक विषय होना चाहिए। इनको ये जो स्टेटमेंट है इनका समाज को समझने के लिए कि अनुभाविक विषय होना चाहिए, ये पूरी तरीके से वास्तव में सही प्रतीत नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है? कि अगर आप, जैसे परिवार है, आप एकदम सिंपल में समझेंगे अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं समझे हैं, जैसे एक फैमिली है या कोई नाट्य समूह है, आप उसको व्यक्तिगत तौर पे देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अनुभाविक तरीके से एहसास कर सकते हैं कि इसमें समाज किस तरह का है ना। लेकिन अगर आप जैन, बंगाली, नेपाली या किसी तरह का कोई समूह को देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप अनुभाविक विषय ये हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उस जब समूह आ जाता है तो एक समूह के अंदर अनुभव अलग अलग तरीके के हो सकते हैं।
है ना। तो इसीलिए इनकी इस वाले स्टेटमेंट की थोड़ी आलोचना भी होता है और ये कहीं ना कहीं वास्तव में थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। इन्होंने तो दुर्खाइम जी ने आत्महत्या का अध्ययन भी किया है और इसका एग्जाम्पल दिया है कि भाई अनुभाविक विषय होना चाहिए, लेकिन आत्महत्या का विषय जो अध्ययन दिया है ये भी कहीं ना कहीं गलत हम साबित होता है। क्यों होता है? क्योंकि आत्महत्या का अध्ययन जो है ये व्यक्तिगत स्तर पे तो आत्महत्या दूसरे के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है भाई बहुत मजबूरी हो या कोई और तरीका हो, है ना। लेकिन जब सामूहिक तौर पर हम आत्महत्या को देखते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं भाई ये एंजाइटी की वजह से, जो गलत है, नेगेटिव पॉइंट्स निकालते हैं कि भाई ये चीज ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। सामूहिक तौर पर वही चीज डिफरेंट होगी, व्यक्तिगत तौर पे वही चीज डिफरेंट होगी। इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम पूरी तरीके से करेक्ट नहीं मानते हैं। इन्होंने श्रम विभाजन की बात की है। इन्होंने अपनी ये बुक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें कहा है कि समाज जो है वो आदिम से जो है आधुनिक तक कैसे उसकी उद्विकास हो रहा है ना, उसको बताया है। ये हमने आपको पहले भी चैप्टर में पढ़ाया है बच्चों, यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता के बारे में। ये वही है कि श्रम विभाजन कैसे होता है। भाई पहले का मनुष्य कैसा था, ठीक है, वो सहयोग पे काम करता था, यांत्रिक एकता पे काम करता था, व्यक्तिगत ज्यादा था, कम जनसंख्या थी, और वो क्या करता था, एक रूपता पे बात करता था। एक रूपता का मतलब जैसे गांव है, ठीक है, गांव में क्या होता है कि सबके कहीं ना कहीं समान एक उद्देश्य होते हैं, समान एक जीवन शैली होती है, समान जीवन संरचना होती है ना। एक रूपता काम करता है, तभी तो वहां पे हम सहयोग करते हैं एक दूसरे को। समाज एक बात करता है, ठीक है, कम जनसंख्या होती है, यांत्रिक एकता की बात करती है। यहाँ पे अगर आप कुछ गलत कर दोगे ना तो आपको उस मानदंड से, चीजों से अगर आप कुछ उल्टा कर देंगे तो आपकी एक दमनकारी नीति आपके लिए अपनाई जाएगी और कठोर दंड दिया जाएगा ताकि आप उस चीज को दोबारा ना करें, ठीक है। तो ये आदिम समाज था। लेकिन आज का समाज में क्या होता है, ये सामूहिक एकता में वृहद जनसंख्या होती है, भाई शहर में पहुंच गए हैं, बहुत जनसंख्या है, आधुनिक समाज है, एक सामूहिक एकता पे निर्भर करती है। ये अंतर्वैयक्तिक निर्भरता पे बात करती है, यानी कि गांव में तो अगर आप कृषक हैं, आप अपनी रोटी कपड़ा मकान के लिए या तो खुद पे निर्भर है या तो आसपास के एक दो लोगों पे निर्भर है, ठीक है। लेकिन अगर आप शहर में, तो क्या है, आप अपनी जीवन शैली को जीने के लिए बहुत सारे लोगों पे निर्भर हैं, क्योंकि आपकी विशिष्टता बढ़ गई है। कैसे? देखिए, आप अपने बैंक के लिए आप बैंक पे निर्भर है, एटीएम के लिए आप एटीएम्स पे निर्भर है, ब्रेकफास्ट के लिए आप किसी दूध वाले पे निर्भर है, किसी की ब्रेड्स पे निर्भर है, या फिर किसी की दाल कोई और ला रहा है, चावल कोई और बना रहा है, मतलब उगा रहा है, उत्पादन कर रहा है और आप तक कोई और पहुंचा रहा है, आप फिर कुछ और से ले रहे हैं। निर्भरता आपकी जगह जगह बढ़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कठोर दंड, जो दमनकारी नीति है, वो नहीं होती है, बल्कि कानून होता है आपके कृत्यों में सुधार के लिए, ठीक है। दुर्खाइम जो है वो एकता और सहयोग पे तो बल देते हैं, लेकिन मार्क्स किस पे देते थे? वर्ग संघर्ष यानी संघर्ष पे देते थे। अब एमएल दुर्खाइम जी के बाद में हम देखते हैं इनको, वेबर जी को। ये बिल्कुल ही डिफरेंट बात करते हैं। इनका तो कहना है कि ये विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से ही अलग है। जैसे कि दुर्खाइम जी कह रहे थे ना कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही इसे भी आनुभविक विषय होना चाहिए, लेकिन ये वो चीज नहीं कहते हैं। इनका कहना है कि सभी जो मानवीय क्रियाएं जो भी सम्मिलित है ना, वो सब अर्थपूर्ण थे। अर्थपूर्ण का मतलब क्या है कि इनका कहना है कि जो वास्तविकता, ठीक है, यानी कर्ता उस स्थान पर रह करके सोचना होगा कि कर्ता क्या करता है। अगर हमें ये समझना है कि समाज कैसा है तो हमें उसकी जगह पे जाना होगा, हमें सोचना होगा कि वो क्या करता है। समानुभूति यानी हमें उस तरह की समान अनुभूति लेनी होगी कि वो कैसा फील करता है, ठीक है। वे उनके पहले ये व्यक्ति हैं जिन्होंने जटिल प्रकार के वस्तुनिष्ठता पे बात कही है, यानी कि हम इस बात को समझेंगे कि उनके क्या अर्थ हैं, उनके मूल्य क्या है, समझ क्या है, पूर्वग्रह क्या है, आदर्श क्या है, ठीक है। और हमें वस्तुनिष्ठता को मूल्य तटस्थता कहा, मतलब हमें भावनाओं में नहीं बहना है, हमें तटस्थ रहना है उनके मूल्य पर। वो जो सोचते हैं, जैसा वो सोच रहे हैं, जैसी वो अनुभूति कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं, उन पे तटस्थ रहना है। तब हम समझ पाएंगे कि आखिर समाज कैसा सोच रहा है, समाज का प्रत्येक वो जो जगह है वो कैसे सोच रही है, ये हम लेंगे, समझेंगे। और इसको समझने के लिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक आदर्श प्रारूप नाम का मॉडल, एक उपकरण बताया है, टूल दिया है हमें बाकायदा, ठीक है। ये तार्किक एक रूपी मॉडल है, ये हमें बताता है बाकायदा कि आपका जो है अलग अलग धर्मों के या नैतिक संबंध हैं या अलग अलग सभ्यताएं हैं, इनकी सामाजिक व्यवस्था को हम कैसे समझें, इनका विश्लेषण करने के लिए एक बिल्कुल प्रारूप दिया है, वही है ये आदर्श प्रारूप, ठीक है। इन्होंने 3 सत्ता की बात की है, इसको परिभाषित करा है कि बोला है कि या तो पारंपरिक होगी, करिश्माई होगी, या तो तर्कसंगत होगी। जो पारंपरिक होगी वो प्रथा से चलती होगी, जो करिश्माई होगी वो दैविक स्रोतों या ईश्वर की देन पे चल रही है, जो तर्कसंगत है वो आधुनिक है समाज, वो वैधानिक यानी कानून पे चलती है, और
और उसमें ही आता है हमारा ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही। इसमें आप मैक्स वेबर के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स क्या है भाई? ब्यूरोक्रेट्स क्या है? ठीक है, इनके अपने प्रकार हैं, अपने कार्य हैं, इनके अपने पद सोपानिक क्रम है यानी हायरार्की, उनके कोई ऊपर है, उनके कोई नीचे, उन्हें पता है किससे में ऑर्डर लेना है, किससे में डायरेक्टरशिप लेनी है और किसे में ऑर्डर देना है। इसकी अपनी एक स्पेशलिटी है ना। इनके पास डॉक्यूमेंट्री हर चीज लिखित में होती है, इसकी एक विशेषता होती है। ठीक है, आप खुद भी जानते हैं ये। इनके पास अपनी शक्ति होती है, लेकिन उन सबको संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक प्रबंधन होता है, एक आचरण होता है। ये नहीं कि स्वतंत्र होके कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बाकायदा एक आचरण होता है। तभी तो हम ये कहते हैं ना कि राजनीतिक सत्ता के आधुनिक रूप में जो नौकरशाही है, उसको वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कर्ता अपने कौशल प्रशिक्षण के लिए पहचाना जाता है ना। जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए जो शक्ति दी जाती है, कानूनी परिसीमता के लिए ना उनको अनियंत्रित शक्ति को सीमित कैसे किया जाए, इसके लिए भी जिम्मेदार बाकायदा बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये था आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच बच्चों।